नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। आज सीएम योगी ने जहां सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ करने के लिए उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताते हुए कार्यकर्ताओं से उन्हें जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके संगठनात्मक योगदान को विस्तार से याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रशिक्षण शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि विचार, संगठन और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने का अभियान है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक के रूप में तैयार हुए थे। संघ से मिले संस्कारों और राष्ट्र सेवा की भावना ने उन्हें एक समर्पित संगठनकर्ता बनाया। जनसंघ की स्थापना के समय उन्होंने संगठन महामंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और पार्टी को मजबूत आधार प्रदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षण शिविर में मौजूद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केवल संगठनात्मक प्रशिक्षण तक सीमित न रहें बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों, सेवा भाव और राष्ट्रहित के सिद्धांतों को अपने जीवन में भी उतारें। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन इन्हीं मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ा रहा है और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की सोच को पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रशिक्षण शिविर है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन संस्कारों से ढल करके वे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय में एक संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन प्रारंभ किया। भारतीय राजनीति में अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की नीतियों का आधार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार, आर्थिक उन्नयन का जो आधार है वह ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति पर नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के साथ हम अपने आर्थिक नीतियों का समन्वय करें और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और तब उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के आधार को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का एक विचार भारतीय राजनीति को प्रदान किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों ने इसे और बल दे दिया है। दोनों के इस्तीफे के बाद पहले से रिक्त एक ट्रस्टी पद को मिलाकर ट्रस्ट के 3 महत्वपूर्ण पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वर्तमान ट्रस्ट भंग कर उनके पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। राम मंदिर में प्रतिदिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा, हजारों श्रद्धालुओं का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण कार्य, खरीद, लेखा और मानव संसाधन जैसे कार्य अब अत्यंत व्यापक हो चुके हैं। ऐसे में जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी को और मजबूत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालिया घटनाक्रम ने इस बहस को और तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ भविष्य में तिरुपति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अधिक पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की तैनाती भी की जा सकती है। ट्रस्ट को भंग करना या उसकी जगह नई व्यवस्था लागू करना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी और आवश्यकता पड़ने पर नई अधिसूचना अथवा अन्य वैधानिक प्रावधान करने पड़ सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रधान प्रशासक नहीं हो सकते। हाईकोर्ट प्रदेश सरकार से पूछा कि किन हालात में अस्तित्वहीन प्रावधानों से प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया गया। कोर्ट ने चुनाव की रूपरेखा पेश करने को कहा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की सरकारी कवायद को झटका दिया है। कोर्ट ने 13 जुलाई तक सरकार को चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि किन हालातों में अस्तित्वहीन प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश और टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है। उधर सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव प्रक्रिया केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण रुकी हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने यूपी के उन्नाव निवासी मजदूर की बेटी को 20 करोड़ का नोटिस भेजा है। चंडीगढ़ से नोटिस में एक बाढ़ के व्यवसाय से हुई 20 करोड़ की कमाई का ब्यौरा मांगा गया है। युवती के पिता मजदूरी और मां घरों में काम करती है। पीड़िता ने आईजी, और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। धोखाधड़ी में फंसाने की आशंका जताते हुए परिवार ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। धूप से बचाव के लिए घर में तरपाल लगाकर 2 कमरों में गुजर बसर करने वाले परिवार को जब चंडीगढ़ आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें उनके द्वारा 20 करोड़ रुपए की कमाई की बात कही गई है, यह देखकर पूरा परिवार सहम गया है। पीड़िता ने मोती नगर मोहल्ले में संचालित कैफे संचालक पर इसका दुरुपयोग करने की आशंका जताई है। पीड़िता ने बताया कि फिलहाल नोटिस का जवाब देने के साथ ही उसने जन सुनवाई पोर्टल और साइबर सेल में भी प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब उसे अधिवक्ता जो सलाह दे रहे हैं उसी आधार पर वह आगे की प्रक्रिया पूरी कर रही है। जांच में पता चला कि 2025 में दिल्ली की एक कंपनी उसके नाम पर 5 महीने तक चलती रही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्रा के दस्तावेजों का दुरुपयोग कैसे हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने की कार्यकर्ताओं में असमंजस है। पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भी काम कर रही है और अधिक ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। प्रत्याशी चयन की कवायद भी तेजी से जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका नहीं होने से कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भी आकाश की भूमिका को लेकर स्थिति साफ नहीं करने से भी असमंजस बना हुआ है। पार्टी नेताओं के मुताबिक यूपी की सियासत में आकाश आनंद की गैर मौजूदगी से पार्टी को नुकसान हो सकता है। भले ही आकाश ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करने के लिए बसपा को युवा चेहरे की जरूरत है। दूसरी ओर ब्राह्मण कार्ड के जरिए यूपी में सरकार बनाने की कवायद में जुटी बसपा को बड़े ब्राह्मण नेताओं की दरकार है और अभी तक किसी भी दूसरे दल के कद्दावर ब्राह्मण नेता ने बसपा का दामन नहीं थामा है। पार्टी में शामिल होने वाले में अधिकतर मुस्लिम और ओबीसी ही नेता हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश मारा गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मुठभेड़ लखनऊ में इंदिरा कैनाल रोड पर हुई, जिसमें अंबेडकर नगर जिले के चक कादौर गांव का निवासी संजय उर्फ संजीव मारा गया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और अगर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एसटीएफ अमिताभ यश ने एक बयान जारी कर कहा कि इंदिरा कैनाल रोड पर अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान संजय उर्फ संजीव को गोली लगी। यश ने बताया कि उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक संजय एक कुख्यात एवं इनामी अपराधी था, जो कि महीने पहले 27 मई की पीछे थाना क्षेत्र में हुई बिल्डर संदीप सिंह की हत्या के मामले सहित हत्या के कई अन्य मामलों में भी मुख्य शूटर था। कुछ दिन पहले पीआई थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह बिल्डर की हत्या की गई थी शूटरों द्वारा, जिसमें से एक शूटर संजय उर्फ संजीव था, जो अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उस पर 1 लाख का इनाम कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा किया गया था। जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और पता किया गया तो पता चला कई जघन्य अपराधों में पहले भी संलिप्त रहा है। हत्या जैसे कई संगीन अपराध, लूट डकैती के भी अपराध उस पर रहे हैं। तो कई वर्षों तक जेल में भी उसने अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद भी अपराध में लगातार संलिप्त रहा और अभी हाल में पीजीआई में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या का आरोप अपने छोटे भाई पर मरने का प्रयास किया और पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में हत्या आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना शिकोहाबाद क्षेत्र के उस गाँव की है और मृतक महिला अपने पति के छोटे भाई की छत पर सो रही थी और इसी दौरान पति ने बेलचे से पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह क्रूरता यही नहीं रुकी, बल्कि हत्या आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने और अपने ही छोटे भाई को इस जघन्य अपराध में फंसाने के लिए एक सोची समझी साजिश रची। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के पिता ने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष, विशेषकर उसके पति के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। एक और प्रदेश के 15 जिलों में तेज बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी, यानी प्रदेश में मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सुबह से ही तेज धूप, उमस और बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मगर इस बीच एक अच्छी खबर यह रही कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी, गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए अलर्ट भी जारी किया है। विभाग का कहना है कि मौसम में यह बड़ा बदलाव लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला सकता है। हालांकि खराब मौसम के कारण सतर्क रहने की भी जरूरत होगी, मगर कुछ इलाकों में अभी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।